हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है। हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ग्राफ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मतलब हम पिक्टोरियली समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर रिंग के बारे में बात करूं तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सिस पे पता है। फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। मतलब अगर ये रिंग है, रिंग का रेडियस लेट से आर है, इस पे चार्ज क्यू है, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ कैसा दिखेगा ये समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर एक्स। ये ग्राफ कैसा दिखेगा? सबसे पहले तो अगर मैं एक्स को जीरो डालूं तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, फाइनाइट है। इसलिए ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी डाल दूं तब भी आप देखेंगे ऊपर इन्फिनिटी हो गया लेकिन नीचे भी इन्फिनिटी हो गया। नीचे अगर मैं आर को इग्नोर कर दूं इन कंपेरिजन टू एक्स तो नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 मतलब एक्स क्यूब। ऊपर एक्स नीचे एक्स क्यूब, तो इफेक्टिवली 1/x स्क्वायर हो गया जहां x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। दैट मीन्स इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। तो बीच में कहीं पे मैक्सिमम होगा। तो इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में ही है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है। क्या? राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, अगर आप इस रिंग के राइट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में रहेगा, पर अगर आप लेफ्ट में चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आ जाएगा। ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसका जस्ट उल्टा। ये नेगेटिव बता रहा है कि जब x नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। दैट मीन्स हमेशा x की तरफ ही रहेगा। नेगेटिव वैल्यू का सिर्फ यही मीनिंग है। जब x पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, जब x नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है। ये पॉइंट्स कहां होंगे? या दोनों तरफ ही देखा जाए तो मैक्सिमा ही बना है, ये सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो गया। मैग्नीट्यूड तो यहां पर भी मैक्सिमम ही है। ये पॉइंट्स कहां होंगे ये निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा dE/dx इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा कैसे मिलता है? dE/dx इज इक्वल टू जीरो से डिफरेंशिएशन को जीरो करना पड़ेगा। अगर आप dE/dx को जीरो करके सॉल्व करोगे तो विल गेट x इज इक्वल टू r/√2। तो x इज इक्वल टू r/√2 पे और माइनस r/√2 पे दोनों जगहों पर ही आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के बारे में बात करें तो अगर ये मेरे पास डिस्क है, तो डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट P है तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? σ/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या था? ये वाला सेमी कोनिकल एंगल थीटा। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो आ जाएगा x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इस पॉइंट P पे। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा σ/2ε0। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा इसलिए ये मैक्सिमम हो जाएगा, σ/2ε0 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका है कि अगर मैं इस शीट के जस्ट बगल में चला जाऊं तो मेरे लिए ये शीट इनफाइनाइट शीट की जैसी दिखेगी। मैं इतना पास में चला गया कि जिधर देखूं उधर यही शीट है।
तो ये शीट इफेक्टिवली उस आदमी के लिए इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट शीट है, जो कि इसके जस्ट बगल में खड़ा है। इससे जस्ट बगल में x टेंडिंग टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट शीट के बराबर, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जैसे जैसे आगे जाओगे x की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे जाओगे x इक्वल टू इन्फिनिटी में देखिए, ऊपर भी x नीचे भी x, 1 - 1 0 हो जाएगा। एक दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता रहेगा, अल्टीमेटली 0 पहुंच जाएगा। नेगेटिव साइड में ये इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बिहेव करेगा। ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि यहां पर राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होगा, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा तुरंत। यहां पर इधर की तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इधर की तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ग्राफ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क का। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखना है, बहुत सिंपल सा है। x लेस देन r पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x ग्रेटर देन r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kq बाय x स्क्वायर है। तो ग्राफ बहुत सिंपल सा आएगा। r अगर रेडियस ऑफ स्फीयर है तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा अंदर के लिए, और जैसे ही हम लोग इसकी बाउंड्री को क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में सडन जंप आएगा और वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज होकर अल्टीमेटली फिर से 0 चला जाएगा एट इंफिनिटी। यहां पर एट सरफेस कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, kq बाय r स्क्वायर। अगर हम सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करें तो सॉलिड स्फीयर के लिए के सेंटर से अगर डिस्टेंस को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं तो बाहर का ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हॉलो स्फीयर की वजह से आता है, kq बाय x स्क्वायर। ये कितना था, kq बाय x स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, kq बाय x स्क्वायर। लेकिन अंदर के लिए सोचिए, अंदर के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E in दैट इज इक्वल टू kqx बाय r क्यूब। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x इज इक्वल टू r पे kq बाय r स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और सरफेस पे इसके बराबर हो रहा है, इसलिए अंदर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इंटरेस्टिंग सा। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है, बट बीच में मैक्सिमम हो रही है और ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन है, बाद में इस तरीके का क्वाड्रेटिक हाइपरबोला है। इसको हाइपरबोला नहीं कहते, बट समझ गए आप, समझ लीजिए आप क्या है ये आपका एसिम्प्टोटिक ग्राफ आएगा, kq बाय x स्क्वायर का प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x स्क्वायर है ये ग्राफ। हमारा अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q is situated at a distance small r from the center of a non-conducting uniformly charged sphere of radius capital R। हमें एज्यूम करना है कि जो स्फीयर है ये सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर मान लेते हैं चार्ज कैपिटल Q, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। यहां पर चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू द स्फीयर। इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट चार्ज Q पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो मैं मान रहा हूं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मैं पहले ये केस क्यों मान रहा हूं, बिकॉज मैं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर इस पॉइंट चार्ज को कैसे रखूंगा, इस वजह से मैं फिजिकल कंस्ट्रेंट ले रहा हूं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मैं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R के लिए भी आंसर निकालूंगा, बट फिलहाल मैं यही लिख रहा हूं, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहां पर इस पे जो फोर्स लगेगा वो रेडियली बाहर की तरफ लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स। सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, K कैपिटल Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। और अगर आपका स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो जाए, मतलब ये स्मॉल r छोटा हो गया, चार्ज यहां पहुंच गया, यहां पर भी आपका जो फोर्स लगेगा वो दैट इज इक्वल टू QE ही होगा, बट
E का फॉर्मूला अंदर अलग हो जाता है। कितना हो जाएगा? Q इंटू ई हो जाता है के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। तो के कैपिटल क्यू, एक्स की जगह यहां पे स्मॉल आर है, अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो दो फॉर्मूले बन गए, एक अंदर के लिए और एक बाहर के लिए। अंदर फोर्स इस फॉर्मूले से मिलेगा, बाहर फोर्स इस फॉर्मूले से मिलेगा। बाहर का फोर्स भी निकल गया, अगर चार्ज अंदर होता तब कितना फोर्स लगेगा ये भी निकल आया। हमारे अगले प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि द फिगर शोज एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एंड रेडियस कैपिटल आर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, थिन है, मतलब हमें स्फेरिकल शेल मानना है। रेडियस इसका कैपिटल आर दे रखा है, तो रेडियस बना देते हैं कैपिटल आर, इसका रेडियस है। अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को हमने स्फीयर के सेंटर पे रख दिया। फाइंड फर्स्ट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। इस स्मॉल क्यू पे फोर्स कितना लगेगा? तो देखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि फोर्स विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। किसकी वजह से होगा? कहीं और चार्ज ही नहीं है, सिर्फ एक चार्ज है स्फीयर पे, और स्फीयर के चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। इसलिए अंदर के रखे चार्ज पे फोर्स कितना होगा? 0। सेकंड पार्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, सिर्फ स्मॉल क्यू की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसके लिए हमने यहां से ए का डिस्टेंस को x1 मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q एट डिस्टेंस x1 कितना हो जाएगा? k स्मॉल q बाय x1 स्क्वायर। k की वैल्यू सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड पार्ट में हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट b कितना है। उसके लिए मैंने सेंटर से पॉइंट b के डिस्टेंस को x2 मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट b के लिए मैं यूज करूंगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्मॉल q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज कैपिटल Q दैट इज इक्वल टू स्मॉल q की वजह से k क्यू बाय x2 स्क्वायर और कैपिटल Q की वजह से k कैपिटल Q बाय x2 स्क्वायर, क्योंकि बाहर के लिए तो स्फीयर भी पॉइंट चार्ज जैसा ही ट्रीटमेंट देता है, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाय x स्क्वायर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फॉर्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया इसको चेक करने के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को आप बिना मेरी मदद के अपने आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन देखिए और फिर समझिए। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 ग्रेटर देन r1। दो कंसेंट्रिक शेल्स दिए गए हैं, अंदर वाले का रेडियस r1, बाहर वाले का रेडियस r2। हैव चार्जेस q1 एंड q2 रेस्पेक्टिवली, मतलब अंदर वाले पे चार्ज q1 मान लिया है, बाहर वाले पे चार्ज q2 मान लिया है। we need to derive an expression for electric field as a function of distance r from the center of the sphere। अच्छा, इसके सेंटर से, दोनों स्फीयर्स के सेंटर से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगर तीन केसेस भी दे रखे हैं, अगर स्मॉल r लेस देन r1 हो, अगर स्मॉल r r1 से बड़ा हो, r2 से छोटा हो, और अगर स्मॉल r r2 से बड़ा हो। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें बेसिकली इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है। तो देखिए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A, इधर के दोनों के बीच के किसी पॉइंट को बोल देता हूं B, और बाहर के किसी पॉइंट को बोल देता हूं C। फर्स्ट पार्ट में हमें स्मॉल r इज लेस देन r1 बोलना बताना है, इसलिए आपका फर्स्ट पार्ट का केस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। Q2 की वजह से भी 0। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, तो दोनों शेल्स की वजह से 0, इसलिए ओवरऑल भी 0। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया कि r1 लेस देन स्मॉल r इज लेस देन r2, मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस है वो r1 और r2 के बीच में, मतलब पॉइंट जो है वो दोनों सेल्स के बीच में आता है, यहां कहीं पे आता है। मतलब हमें पॉइंट B जैसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है अगर ये डिस्टेंस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बाहर वाले शेल के लिए तो अभी भी अंदर है, लेकिन अंदर वाले शेल के लिए बाहर हो गया, तो अंदर वाले शेल की वजह से हो जाएगा के Q1 बाय आर स्क्वायर, और बाहर वाले शेल के लिए अभी भी जीरो रहेगा क्योंकि चार्ज बाहर वाले शेल के अंदर है, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो नॉट जीरो, के Q1 बाय आर स्क्वायर। अगर हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो हमारा स्मॉल आर जो है R2 से भी बड़ा है, मतलब जो पॉइंट है वो दोनों शेल्स से बाहर निकल चुका है, इस C पॉइंट की तरह का कोई पॉइंट है हमारे पास, ये डिस्टेंस R है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C कितना हो जाएगा, दोनों शेल के लिए बाहर का फॉर्मूला लगेगा, सो दैट इज इक्वल टू के Q1 बाय आर स्क्वायर प्लस के Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो अलग अलग पॉइंट्स पे, अगर आपके पास कंसेंट्रिक शेल्स पे चार्ज दे रखा हो तो। आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो किस शेल के लिए अंदर है, अंदर का पॉइंट है, किस शेल के लिए बाहर का पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फॉर्मूले आपको पता है, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू फाइंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स, दो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स के बीच में फोर्स बताना है जिनका रेडियस R1 एंड R2 हो। दो नॉन कंडक्टिंग शेल्स हैं, स्फेरिकल शेल्स हैं, रेडियस R1 एंड R2, ये रेडियस R1, दूसरे का रेडियस लेट से R2 है, that have uniformly distributed charges Q1 and Q2 respectively when distance between their centers is R, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल r। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, जो फोर्स होगा दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। मैंने अज्यूम किया है दोनों शेल्स एक दूसरे के अंदर नहीं बल्कि अलग अलग रखे हुए, और मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मैं ऐसा इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत बार कर रखे हैं। आप ऐसा इसलिए लिख सकते हो क्योंकि आपने ठीक से सोचा नहीं। ये लिखने से पहले हमें कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का ही फॉर्मूला है, दो शेल्स के बीच में फोर्स का ही फॉर्मूला नहीं है। अब आप बोलोगे सर शेल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही आता है जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से आता है, बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी इस Q2 के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा ड्यू टू Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की लोकेशन पे आएगा वो इसके हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। तो क्या हम सीधे सीधे फोर्स को इस चार्ज को सेंटर में मानते हुए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जवाब है डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, विदाउट गिविंग इट अ थॉट, बिना सोचे समझे नहीं लिखना चाहिए। हो सकता है सोचने के बाद समझ में आए कि हाँ यही होता है, इसलिए उसके बाद हर बार लिखेंगे। क्या होगा देखिए, इसको समझने के लिए एक काम करें, इधर चार्ज Q1 मान लेते हैं और R डिस्टेंस पे सेंटर से एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं Q2। तो इस Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स कितना लगेगा? Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब Q2 इस Q1 पे फोर्स कितना लगाएगा? दिस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कहां से आया ये? न्यूटन्स थर्ड लॉ से आया। अगर स्फेयर ने पॉइंट चार्ज पे इतना फोर्स लगाया तो पॉइंट चार्ज भी स्फेयर पे उतना ही फोर्स लगाएगा। देन वी विल से कि अगर मैं Q2 को रिप्लेस कर दूं एक स्फेरिकल शेल से, तो इस स्फेरिकल शेल की वजह से Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा जितना कि Q2 की पॉइंट चार्ज की वजह से आया था। इसलिए ये स्फेरिकल शेल भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि इस पॉइंट चार्ज ने लगाया था। दैट मीन्स दो स्फेरिकल शेल्स के बीच में भी फोर्स का फॉर्मूला वही हो जाएगा जो कि सेंटर पे रखे हुए पॉइंट चार्ज के फोर्स का बराबर है। मतलब सेंटर पे जो पॉइंट चार्जेस रखे होंगे उस केस में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स स्फेरिकल शेल्स के बीच में भी लगेगा। ये आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, बट आपको ये पहले से नहीं मालूम था, ठीक है।